दो दिग्गज अलग रास्ते, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना। चीन और भारत दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी इन्हीं देशों में रहती है। दोनों देशों को कभी विकासशील राष्ट्र माना जाता था, लेकिन उनकी आर्थिक यात्रा अलग अलग रास्तों पर चली गई। चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी है। इसने इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था भी काफी बड़ी है, लेकिन चीन की तुलना में गति धीमी रही है। आर्थिक विकास में इस अंतर के कारण फर्क आ गया है। चीन का जीडीपी भारत से काफी ज्यादा है। चीन में जीवन स्तर भी आमतौर पर ऊंचा है। इससे यह सवाल उठता है, चीन इतना आगे क्यों बढ़ गया और क्या भारत इस अंतर को पाट सकता है? इसे समझने के लिए हमें कई कारकों पर गौर करना होगा। इनमें आर्थिक नीतियां, फोकस एरियाज, बुनियादी ढांचे का विकास और तकनीकी प्रगति शामिल। हमें दोनों देशों के राजनीतिक और नौकरशाही परिदृश्यों की भी जांच करनी होगी। इन पहलुओं का विश्लेषण करके हम चीन के तेजी से विकास के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम भारत के विकास में तेजी लाने के संभावित अवसरों का भी पता लगा सकते हैं। लक्ष्य चीन के मॉडल की न्यूट्रियल करना नहीं है, इसके बजाय इसकी सफलताओं और चुनौतियों से सीखना है। भारत को अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इससे यह अपने आप में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर सकेगा। ड्रैगन जागता है, चीन के आर्थिक सुधार और उनका प्रभाव। चीन का आर्थिक परिवर्तन 1978 में शुरू हुआ। देंग शियाओपिंग ने कई सुधार पेश किए। इन सुधारों ने समाजवादी नीतियों से बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। सबसे प्रभावशाली सुधारों में से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र या एसईजी की स्थापना थी। इन जोन्स ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर, प्रोत्साहन और ढीले नियमों की पेशकश की। एसईजी ने विकास के लिए उत्प्रेरक का काम किया। उन्होंने औद्योगिक विकास और निर्यात उन्मुख विनिर्माण को बढ़ावा दिया। चीन ने अपने श्रम प्रधान उद्योगों को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इसने अपने विशाल और अपेक्षाकृत सस्ते कार्यबल का फायदा उठाया। सरकार ने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया। इसमें व्यापार और परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कें, रेलवे और बंदरगाह बनाना शामिल था। इन सुधारों ने रणनीतिक निवेशों के साथ मिलकर चीन की आर्थिक क्षमता को उजागर किया। देश ने अभूतपूर्व जीडीपी विकास दर का अनुभव किया, जो कई दशकों तक सालाना लगभग 10% रही। इस तेज विस्तार ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और चीन को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल दिया। फैक्ट्रियां बनाम फाइल्स, चीन की विनिर्माण क्षमता और भारत की सेवा क्षेत्र की ताकत। चीन और भारत ने आर्थिक विकास के लिए अलग अलग रास्ते चुने। चीन ने विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, दूसरी ओर भारत ने सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। चीन दुनिया का कारखाना बन गया। इसने वैश्विक खपत के लिए सामान का उत्पादन किया। यह रणनीति कम श्रम लागत, सरकारी समर्थन और निर्यात उन्मुख उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित थी। भारत का आर्थिक विकास सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित था। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर विकास और व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग शामिल थी। अंग्रेजी बोलने वाले कुशल श्रमिकों के भारत के बड़े समूह ने इसे इन सेवाओं के लिए पसंद का गंतव्य बना दिया। जबकि भारत का सेवा क्षेत्र फलता फूलता रहा, उसका विनिर्माण क्षेत्र पीछे रह गया। दोनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं। चीन के विनिर्माण फोकस से प्रभावशाली आर्थिक विकास हुआ, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय चुनौतियां और आय असमानता भी हुई। भारत के सेवा क्षेत्र के नेतृत्व वाले विकास ने एक बड़ा मध्यम वर्ग बनाया, हालांकि इसने विनिर्माण जितनी नौकरियां पैदा नहीं की। एक राष्ट्र का निर्माण, चीन और भारत में बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन ने इसे पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश किया। इसमें हाई स्पीड रेलवे, आधुनिक राजमार्गों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का एक व्यापक नेटवर्क बनाना शामिल था। इस बुनियादी ढांचे के विकास ने माल और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाया। इसने परिवहन लागत को भी कम किया और पूरे देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाया। भारत प्रगति करते हुए भी बुनियादी ढांचे के विकास में चीन से पीछे है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी ने भारत की विकास क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। यह परिवहन लागत बढ़ाता है, लॉजिस्टिक बाधाएं पैदा करता है और भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करता है। भारत अब इस बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सड़कों को सुधारने, रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने और बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने की परियोजनाएं चल रही हैं। हालांकि भूमि अधिग्रहण, नौकरशाही बाधाओं और फंडिंग की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। भाग 5, इनोवेशन गेम।
चीन की तकनीकी प्रगति और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम। चीन ने तकनीकी नवाचार में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बन गया है। चीन सरकार ने तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने अनुसंधान और विकास के लिए धन मुहैया कराया और शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। भारत समग्र तकनीकी कौशल में चीन से पीछे रहने के बावजूद एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम का दावा करता है। भारत बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स का घर है, खासकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ये स्टार्टअप विभिन्न क्षेत्रों में नए समाधान विकसित कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में ई-कॉमर्स, फिनटेक और हेल्थ केयर शामिल है। हालांकि भारतीय स्टार्टअप्स को अक्सर अपने संचालन को बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फंडिंग तक सीमित पहुंच, नौकरशाही बाधाएं और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी जैसे कारक उनके विकास में बाधा डाल सकते हैं। भाग 6, नीति की शक्ति। चीन और भारत में राजनीतिक और नौकरशाही दक्षता। चीन की राजनीतिक व्यवस्था, जो एक केंद्रीकृत और टॉप डाउन दृष्टिकोण की विशेषता है, ने इसके तेजी से आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फैसले तेजी से लिए जाते हैं और कुशलता से लागू किए जाते हैं। इसने चीन को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निष्पादित करने और आर्थिक नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने की अनुमति दी है। भारत अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और जटिल नौकरशाही संरचना के साथ अक्सर नीति कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है और नौकरशाही बाधाएं प्रगति में बाधा डाल सकती हैं। राजनीतिक और नौकरशाही दक्षता में इस अंतर का दोनों देशों के आर्थिक प्रक्षेप वक्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भाग 7, भारत का क्षण, विकास और प्रगति के अवसर। चीन के साथ अंतर के बावजूद भारत में विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारत की आबादी बड़ी और युवा है। यह एक जनसांख्यिकीय लाभ प्रदान करता है। भारत में एक संपन्न लोकतंत्र और एक मजबूत उद्यमशीलता की भावना भी है। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत को प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करना भविष्य की नौकरियों के लिए कार्यबल को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। परिवहन लागत को कम करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करना आवश्यक है। नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने से तकनीकी प्रगति हो सकती है। भाग 8, अंतर को पाटना। भारत कैसे एक वैश्विक नेता के रूप में उभर सकता है। चीन के साथ अंतर को पाटने के लिए भारत को एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पहला, भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने वाली नीतियां महत्वपूर्ण हैं। इससे रोजगार सृजित होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, आधुनिक और कुशल बुनियादी ढांचे में निवेश करना जरूरी है। इसमें सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल है। बेहतर बुनियादी ढांचा व्यापार को सुगम बनाएगा, लागत कम करेगा और निवेश को आकर्षित करेगा। तीसरा, भारत को 21वीं सदी के लिए एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना आवश्यक है। यह आबादी को उभरते उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेगा। चौथा, भारत को व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है। इसका मतलब है नियमों को सरल बनाना, अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करना और नौकरशाही बाधाओं को कम करना। यह उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा और निवेश को आकर्षित करेगा। अंत में, भारत अपने विकास में तेजी लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अक्षय ऊर्जा और डिजिटल तकनीकों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। अनुसंधान और विकास का समर्थन करना और नवाचार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। भाग 9, निष्कर्ष, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का भविष्य। चीन और भारत का आर्थिक उदय वैश्विक परिदृश्य को बदल रहा है। जबकि चीन ने एक महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है, भारत में आगे बढ़ने की क्षमता है। भविष्य में इन दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों की संभावना होगी। भारत के पास चीन की सफलताओं और चुनौतियों से सीखने का एक अनूठा अवसर है। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करके, अपनी कमजोरियों को दूर करके और सही नीतियों को लागू करके भारत सतत और समावेशी विकास प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य चीन की एनक्यूएल करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता बनाना है जो भारत की अपनी ताकत और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। इस यात्रा के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और भारत के नागरिकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी।